आज हम आप लोग को जेएस मिल के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम बेंथम के बारे में बता दिए थे। बेंथम अपना राजनीतिक विचार कैसे दिए, स्वतंत्रता पर विचार कैसे दिए, जेल सुधार योजना कैसे अपना प्रस्तुत किए। बेंथम को हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। आज हम जेएस मिल पर चर्चा करेंगे। जेएस मिल ने बेंथम के जो विचार हैं उस विचार को संशोधन किए हैं। बेंथम इंग्लैंड में पैदा हुए थे। जेएस मिल भी का जन्म लंदन में हुआ था। जेएस मिल का जन्म लंदन में 1806 ईस्वी में हुआ था और इनका जीवन काल जो था 1806 से 1873 ईस्वी के बीच में हुआ था। बेंथम जितना भी अपना विचार दिए हैं, जेएस मिल उसमें सब अपना विचार इंक्लूड करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। इतना संशोधन करते हैं उनके विचार को एक किनारे कर देते हैं। जेएस मिल जब एक उच्च वर्ग में हुआ था उनका जन्म। जेएस मिल बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जब वो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उनको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि भी लगता था। उसके बाद धीरे धीरे वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी में वे नौकरी कर लिए। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले ना, अंग्रेज जब थे यहाँ पर, अंग्रेज के शासन के पहले, जो अंग्रेज का शासन था उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई थी। उसके बाद ये इंग्लैंड का शासन यहाँ पर भी चलने लगा था। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनकी देखरेख में यहाँ भारत में भी शासन चलता था। तो वहाँ जो जेएस मिल थे वो इंग्लैंड में उदारवादी दल के नेता भी थे। एक सांसद के रूप में एक सांसद थे। वे वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर थे और उस पार्लियामेंट में वो भाग लेते थे, बोलते थे सब। जब यहाँ ये जेएस मिल जब ईस्ट इंडिया कंपनी में ये नौकरी किए थे, उस नौकरी के दौरान उन्हें एक महिला जो कर्मचारी हैं, हैरियट टेलर, उनसे दोस्ती हो जाती है। जब उनसे दोस्ती होती है, वो दोस्ती जो है काफी हद तक बढ़ जाती है। जब बहुत हद तक बढ़ जाती है, उन जेएस मिल की जो पत्नी थी, जब उनकी मृत्यु होती है, जब श्री टेलर की मृत्यु होती है, तो वो अपने दोस्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हैरियट टेलर से दोस्ती हुई थी उनसे शादी कर लेते हैं। अफेयर, कंपनी में नौकरी करते करते किसी लड़की से अफेयर हो गया, उनका नाम जो हैरियट टेलर है, और उनसे शादी कर लेते हैं। जेएस मिल इतना प्रेम करते थे हैरियट टेलर से, इतना प्रेम करते थे, उनसे अपने आप को अलग नहीं मानते थे, अपना हिस्सा मानते थे। श्री हैरियट टेलर उनकी पत्नी थी, श्री टेलर उनकी पत्नी थी, हैरियट टेलर उनकी प्रेमिका थी। वो प्रेमिका को अपने बहुत मानते थे। जैसे शाहजहां भी कभी बहुत मानता था, ताजमहल मुमताज को मानता था, ताजमहल बनवाया था, वैसे जेएस मिल भी हैरियट टेलर से बहुत प्रेम करते हैं। जब उनकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, उनको बहुत दुख फील होता है। बहुत दुख फील होता है और उनके लिए एक रचना करते हैं ऑन लिबर्टी। हैरियट टेलर के लिए जब ये उनको समर्पित करते हैं, जेएस मिल समर्पित करते हैं अपने लेखनी के माध्यम से, जैसे शाहजहां ने समर्पित ताजमहल किया मुमताज की याद में, वैसे ऑन लिबर्टी तो स्वतंत्रता पर लिखी गई ये पुस्तक है, जेएस मिल ने लिखा है। जेएस मिल ने कई तमाम पुस्तकें लिखी हैं। जेएस मिल जब ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्मचारी थे, वो अपनी प्रतिभा के बल पर उनके अंदर इतना ज्ञान था बहुत ज्यादा। वो अपने प्रतिभा के बल पर
ईस्ट इंडिया कंपनी के सचिव के पद पे पहुंच गए। सबसे बड़ी पोस्ट होती है जो सचिव। जैसे यहाँ भी इंडिया में भी सचिव का पोस्ट है। सचिव का पोस्ट में जैसे कोई अगर सचिव होता है तो सचिव वो आईएएस अधिकारी बनते हैं। कोई रिटायर्ड हो जाते हैं या प्रमोशन हो जाता है, पहले वो आईएएस अधिकारी बनते हैं। आईएएस अधिकारी के बाद धीरे धीरे उनका जब पदोन्नत होता है तो सचिव के पद पे पहुंचते हैं। जैसे यहाँ भी एक बार अपने लोकसभा में राहुल गांधी भी आरोप लगाए थे सचिव के लिए। उन्होंने कहा था यहाँ 93 सचिव में 3 ओबीसी हैं, बाकी सब जनरल हैं। ये आरोप लगाए थे राहुल गांधी। यहाँ सचिव का जो पद होता है बहुत बड़ा पद होता है। सचिव जितने भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितना भी मंत्री हैं, जो भी कार्य करेंगे वो सचिव उनको एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, विचार विमर्श सचिव, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं। तो यहाँ तो कोई निर्धारित तो है नहीं एक मंत्री या एक प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो सचिव पढ़े लिखे रहते हैं। वो आईएएस अधिकारी के वो विदेश सेवा भी कर चुके रहते हैं और उनके मतलब कुछ भी कहीं भाषण बोलना है या किसी देश विदेश में दौरा करना है तो उनके साथ सचिव जाते हैं, सब कुछ सचिव करते हैं। वो सचिव जो होते हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं, जबकि पर्दे के आगे प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे एक रंगमंच होता है ना, कई जो हैं विरोधी हैं वो मंत्रिमंडल को रंगमंच बोलते हैं। कहते हैं कहीं कहीं, जैसे राष्ट्रपति को भी बोल देते हैं ये रंगमंच के पर्दे के पीछे रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री पर्दे के आगे रहते हैं। बाकी जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है, कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। वैसे जेएस मिल जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ये नौकरी किए थे, अपने प्रतिभा के बल पर वो सचिव के पद पर पहुंचे थे। सचिव के पद पर जब पहुंचे जेएस मिल, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1858 में जब यहाँ विद्रोह हुआ था, 1857-58 में जो भी विद्रोह हुआ था, तो उसमें उस विद्रोह को देखते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के लिए नोटिस भेज दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी, अब इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री रहेगा वो शासन करेगा, वहां की देखरेख में यहाँ की शासन व्यवस्था संचालित होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सचिव की पोस्ट पे जेएस मिल थे। जेएस मिल उसका इंग्लैंड का जो नोटिस आया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने के लिए, उस नोटिस का जवाब देने के लिए जेएस मिल ने इंग्लैंड में गए और इंग्लैंड में गए, वहां भाषण दिए। भाषण देने के बाद फिर भी कई तर्क वितर्क हुआ। फिर वहां के प्रधानमंत्री बात को नहीं माने। जब बात को नहीं माने, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके वहां अंग्रेजी हुकूमत शासन यहाँ चलने लगी प्रधानमंत्री की देखरेख में। अब जब प्रधानमंत्री यहाँ शासन करने लगे तो उनके मन में बहुत खुन्नता पैदा हुई। जेएस मिल ने प्रधानमंत्री को कई कटाक्ष किए अपशब्द बोल करके कटाक्ष, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होता है उसमें स्वतंत्रता की आजादी होती है, कोई व्यक्ति कुछ भी बोले। यहाँ भी आप भी देख लीजिए, जो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है इंडिया का, उसमें भी ऐसे ऐसे कटाक्ष किया जाता है। अगर वही किसी मंच पर आके बाहर अगर मंच पर कटाक्ष किया जाए, शायद क्रांति हो जाए। चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्षी पार्टी के कोई सदस्य हो, खुलेआम कटाक्ष करते हैं। खुलेआम कटाक्ष, वहां बोलने की एक आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है। तो जेएस मिल जब वो नहीं माने, वो चले आए और नौकरी को छोड़ दिए। फिर नौकरी को छोड़ने के बाद तो अपने अन्य कार्य में गतिविधियों में लिप्त हो गए और बहुत दुख भी हुआ था, क्योंकि उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई थी। जब उनकी पत्नी मर गई थी तो वो ऑन लिबर्टी की रचना करते हैं। जो बेंथम है, बेंथम के शिष्य ही
बेंथम के शिष्य ही जे.एस. मिल हैं। जे.एस. मिल महोदय बेंथम के शिष्य हैं, बल्कि उनके शिष्य बेंथम की बात को, जो बेंथम जितना भी अपना तर्क दिए हैं, जो भी अपना विचार दिए हैं, उसमें संशोधन किए हैं, बहुत ज्यादा संशोधन कर दिए हैं। जैसे प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, अरस्तु महोदय हैं। अरस्तु ने प्लेटो के दर्शन को, जो उनका राज्य है, स्वतंत्रता, कुछ भी है, जितना भी विचार दिए हैं उसमें संशोधन किए। वैसे हाब्स ने भी अपना विचार दिया, तो फिर लाक महोदय ने संशोधन किए। लाक महोदय जब अपना विचार देते हैं तो रूसो महोदय आ जाते हैं, वो संशोधन करते हैं। वैसे जब हाब्स लाक रूसो का संशोधन आके बेंथम महोदय करते हैं। जब बेंथम महोदय संशोधन करते हैं तो बेंथम महोदय के शिष्य मिल हैं। जब मिल भी अपने गुरु के विचार को संशोधन करते हैं, जो उसमें गतिरोध उत्पन्न हुआ है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए उसमें सुधार किए। जैसे यहाँ भी अपने इंडिया में देखा जाए तो संविधान बना है। जब संविधान बना है, उस संविधान में भी परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन किया जाता है। संशोधन स्वाभाविक है। व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले, बोलने अभिव्यक्ति की सब आजादी मिले। उनको, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको भी मतलब सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आजादी दी जाती है। वो संविधान के माध्यम से और कानून के माध्यम से शासन भी किया जाता है। उसमें समय समय पर परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है, परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए तो जे.एस. मिल जो है बेंथम के उपयोगितावाद को संशोधन किए, जहां बेंथम ने उपयोगितावाद को मात्रात्मक माना था। मात्रा के आधार पर सुख और दुख को देखा जाए। सुख और दुख, कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें हमें कितना सुख मिल रहा है, सुख को ध्यान में रखकर वो कार्य करना चाहिए। जब बेंथम महोदय बोलते हैं तो जे.एस. मिल इसका विरोध करते हैं। इसमें कहते हैं नहीं, सुख और दुख को तो देखा ही जाए, उसमें गुण भी देखा जाए। हमें उसमें गुण क्या क्वालिटी है। अगर हमें सुख उत्पन्न हो रहा है या दुख उत्पन्न हो रहा है किसी कार्य करने को, तो उसमें हमें देखा जाए कि हमें कितना उसमें गुण, कितना प्रॉफिट है, गुण। बेंथम महोदय जो ये नकारात्मक थोड़ा विचारधारा से थे, बल्कि जे.एस. मिल महोदय ये सकारात्मक विचारधारा में, ये पहले ये भी नकारात्मक थे, धीरे धीरे सकारात्मक में जुड़े। उसके बाद बेंथम महोदय जो उपयोगितावाद में ये बोले नहीं, उपयोगितावाद में जब ये जे.एस. मिल सुधार करते हैं, कहते हैं जो उपयोगितावाद है, अपनी उपयोगिता को नजर में देखते हुए सुख और दुख को व्यक्ति देखता है। जब सुख और दुख को देखता है तो उसी के माध्यम से वो कार्य करता है। अगर हमें जहाँ ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी, हम वही कार्य करेंगे, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो ताश हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हमें खेल खेलने में सुख मिल रहा है तो हम खेल खेलेंगे। जितना एक व्यक्ति को खेल खेलने में सुख मिलता है, उतना ही सुख एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट या एक कविता को पढ़ने में सुख मिलता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सुख मिल रहा है, सुख किस बेस पे मिल रहा है, आगे हमें नौकरी मिलेगी, हमारा सम्मानजनक जीवन होगा, हमारा परिवार, हमारे मम्मी पापा जो आर्थिक स्थिति में होंगे उनका सुधार करेंगे। तो आप इस नजर में रख कर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, आगे हमें सुख मिलेगा। उस सुख को ध्यान में रख करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हमें भी पढ़ाने में सुख मिल रहा है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। सुख और दुख, हम बेंथम महोदय सुख और दुख को एक मात्रा के आधार पर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। जब मात्रा के आधार पर अपना विचार प्रस्तुत किए हैं, हमें कितनी मात्रा में सुख मिल रहा है, इस बेस पर बेंथम महोदय अपना विचार दिए हैं। वहीं जे.एस. मिल कहते हैं हमें जो मात्रा मिल रहा है, उस मात्रा में हमें सुख और दुख को तो ध्यान देना ही है।
लेकिन उसमें हमें गुण भी देखना है, हमें कितना गुण मिल रहा है। उस गुण को ध्यान में रख करके हमें उपयोगितावाद के माध्यम से कार्य करना चाहिए। हमारे लिए वही कार्य उपयोगी है जिसमें अधिकतम जो है गुण प्रदान हो। जब हमें गुण ही नहीं मिलेगा तो हमें सुख-दुःख क्या मतलब? यहाँ सुख और दुःख कोई मतलब औचित्य ही नहीं है। जे.एस. मिल कहते हैं और वहीं बेंथम महोदय कहते हैं नहीं, सुख और दुःख ये मानव के दो ये जो गुण बताए हैं बेंथम, सुख और दुःख। सुख और दुःख के माध्यम से ही कोई भी कार्य करना चाहिए। और बेंथम महोदय जो ये मिल कहते हैं, जो बेंथम का ये सुख और दुःख ये स्वार्थ पर आधारित है। अगर हम कोई कार्य करते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं ये स्वार्थ के नजर को देखते हुए स्वार्थ हमें कहाँ कितना स्वार्थ मिल रहा है उस बेस पर आप कार्य करते हैं। किसी से दोस्ती करते हैं तो उसमें स्वार्थ छिपा होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को से दोस्ती करता है तो उसमें स्वार्थ होता है, कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। जब स्वार्थ होता है तो उसी स्वार्थ को बदलने के लिए जे.एस. मिल ने परमार्थ की बात करते हैं जे.एस. मिल। कहते हैं जे.एस. मिल, जब ये परमार्थ मतलब उसमें स्वार्थ नाम का चीज ही ना हो कुछ, हमेशा ही परमार्थ की बात करते हैं। और वहीं बेंथम महोदय जो अपना उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हैं उसमें राजनीतिक समावेश होता है। राजनीतिक समावेश में वहीं जो मिल महोदय अपना विचार देते हैं, बेंथम के विचार में संशोधन करते हुए कहते हैं, ये जो राजनीतिक विचार बेंथम का है उसमें नैतिकता को इंक्लूड करते हैं। व्यक्ति को राजनीतिक की नजर से सुख और दुख नहीं देखना चाहिए। सुख और दुख ये नैतिकता के बेस पे जे.एस. मिल देखते हैं। हर व्यक्ति को नैतिक गुण होना चाहिए। उस नैतिक गुण के आधार पर उपयोगितावाद में संशोधन करते हैं। इनका मूल उद्देश्य जे.एस. मिल का नैतिकता है। वहीं बेंथम का मूल उद्देश्य मानव स्वभाव के दो गुण के रूप में सुख और दुख है। वहीं जे.एस. मिल कहते हैं जो बेंथम का उपयोगितावाद है वो सुख साध्य है। उनके उपयोगितावाद को सुख जो होता है वो साध्य है, बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं सब साधन है। साध्य का मतलब होता है जैसे मेरा साध्य है टीचर बनना, हम कुछ भी कार्य करेंगे, पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे या कोई भी कार्य करेंगे, मेरे मस्तिष्क में ये विचार हमेशा उठता रहेगा मुझे टीचर बनना है। अगर मुझे टीचर बनना है तो मेरा उस टीचर बनने में जो भी प्रक्रिया जो भी कार्य करेंगे वो सब साधन रहेगा। अगर हम टीचर बन गए तो वो मेरा साध्य है, अर्थात साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग का कार्य है नौकरी पाना। अगर आप लोग नौकरी पाना है तो आप लोग का नौकरी जो है वो साध्य है। साध्य का मतलब होता है एक लक्ष्य, जो लक्ष्य होता है वो साध्य है। अगर उस साध्य को प्राप्त करना है, आपको अपने दिनचर्या में जो बदलाव करेंगे, उस दिनचर्या को बदलाव करने में जो जो कठिनाई या रास्ता चुनेंगे, जितना भी कार्य करेंगे, आप पढ़ेंगे, विद्यालय जाएंगे, विद्यालय से आएंगे, ट्यूशन करेंगे, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, वो सब साधन है। क्या साधन है? साध्य को प्राप्त करने के लिए। साध्य को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई साधन अपनाता है। जैसे एक साधु है, उसका जो होता है वो कहता है हम जब भी परलोक जाएंगे, परलोक जाने के लिए वहां कहते हैं अमर, कहते हैं कितने लोग अमर हो जाएं। अमर होने के लिए उनका जो अमर शब्द है, अमर को वो साध्य मानते हैं। उसमें जो उनके साध्य को प्राप्त करने के लिए जो भी
रास्ता चुनेंगे वो साधन होगा। आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग का पढ़ाई का साधन जो है वो साधन माना जाएगा पढ़ाई। चाहे किताब से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, किसी के माध्यम से पढ़िए, अगर वो नौकरी आप पा जाते हैं तो वो साध्य होगा। साध्य का मतलब होता है एक लक्ष्य की प्राप्ति। वैसे बेंथम महोदय का जो सुख है वो साध्य है। वही मिल महोदय कहते हैं सारी वस्तुओं को सुख के अलावा बेंथम महोदय साधन मानते हैं। लाइट चली गई। ठीक है, आज हम इतना ही आप लोग को बताएंगे क्योंकि आज लाइट चली गई। उसके आगे हम कल यहाँ से शुरुआत करते हैं।